हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बच्चों एटम अर्थात परमाणु। पाठ का नाम है परमाणु और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर फर्स्ट, पहला व्याख्यान, क्योंकि आज ही इस पाठ को हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, दैट इज एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल अर्थात रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो बच्चों ये आपकी बुक में ये जो मैंने हेडिंग डाला है वो आपकी बुक में दूसरा हेडिंग है, यानी 12.2। मैंने अभी कहा था, अभी का मतलब पिछले लेक्चर्स में मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी वीडियो देखें तो अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने पास लेके बैठा करें। तो अगर ऐसा नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और एनसीईआरटी बुक लेके आइए, तो उसमें आपको ये हेडिंग मिलेगी बच्चों। लेकिन बच्चों आप कहेंगे कि सर 12.2 तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन 12.1 जो हेडिंग है आपकी बुक में वो भूमिका लिखा है बच्चों। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, हम एक परिचय भी चाहते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक को, यानी जो आपका दूसरा टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, यानी परिचय कर लेते हैं। क्यों? हम ये देख लेते हैं कि बच्चों हम ये टॉपिक आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ये हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका उद्देश्य भी तो पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पहला जो टॉपिक है भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, उससे आपको रूबरू कराता हूँ, यानी इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड सही कर लूँ, क्योंकि ये मैंने क्या लिखा था बच्चों, ये चैप्टर का नाम आपके वो आपके पास मौजूद है, इसलिए इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें हुआ क्या, इसमें क्या पढ़ना है। एक्चुअली वैज्ञानिकों के मन में एक चिंता सता रही थी कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी संरचना क्या है, वो कैसे बने हैं। जैसे मेरे पास बच्चों चौक है, आपको ये ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में घड़ी दिखाई दे रही है, मैं खुद आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं ये जो टी शर्ट पहने हूँ ये भी आपको दिखाई दे रही है। यानी इस ब्रह्मांड में आपको जो कुछ दिखाई देता है, जितना भी द्रव्य है, जितना भी पदार्थ है, वो कैसे बना है, ये चिंता सता रही थी। तो बच्चों वैज्ञानिकों ने सोचना प्रारंभ किया। तो बच्चों स्टार्टिंग करेंगे हम अपने हिंदुस्तान से। तो बच्चों आपको पता है कि प्राचीन काल में अपने भारतवर्ष में बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान ऋषि मुनि हुआ करते थे। अब आप कहेंगे सर कहाँ वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं और कहाँ ऋषि मुनि आ गए। ऋषि मुनि तो तपस्या करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, ज्ञान कहाँ है, विज्ञान क्या है, ज्ञान। ऋषि मुनियों के पास भी ज्ञान था। तो अपने भारतवर्ष में बच्चों एक ऋषि थे जिनका नाम था कणाद ऋषि। इन्होंने ये बता दिया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, यानी इस ब्रह्मांड में जितना भी द्रव्य है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। और वो भी कैसे, निरवयव, निरवयव सूक्ष्म कणों से मिलके बना है। प्रत्येक बच्चों, सॉरी लाइटिंग प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। हाँ, तो बात चल रही थी बच्चों कि कणाद ऋषि ने ये माना कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ, चलो पूरी बात में लिख ही देता हूँ, प्रत्येक पदार्थ निरवयव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है।
मिलकर बना है, यहाँ से लिखता हूँ, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु। यहीं से देखो चैप्टर का नाम स्टार्ट हुआ, जिसे परमाणु कहते हैं। मैंने यहाँ स्पेस इसलिए छोड़ा बच्चों कि निरवयव, निरवयव का मतलब बिना किसी अवयव का, ने से विलोम हो गया। निरवयव यानी जिसके अवयव नहीं किए जा सकते, यानी वो सबसे सूक्ष्मतम कण है, उसको हम और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी विदाउट पार्ट्स, विदाउट पार्ट्स, उसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। इतने सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ, वही सूक्ष्मतम कण परमाणु है बच्चों। अब जैसे ये पदार्थों की बात हुई, तो जब कणाद ऋषि की बात आ ही गई है बच्चों, तो आपको पता है कि जो ब्राह्मण हैं, या आप किसी सत्संग में या किसी कथा में या किसी कहना चाहिए जो कार्यक्रम होते हैं, किस तरीके कार्यक्रम जो कि ईश्वर भक्ति से रिलेटेड हैं, उनमें आपने सुना होगा, जैसे भागवत कथा हो रही है, तो उसमें आपने सुना है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। तो कणाद ऋषि ने बच्चों जो हमारा शरीर है, मनुष्यों के बारे में यानी प्राणियों के बारे में ये कहा, मनुष्य से ही मतलब नहीं है, प्राणियों के बारे में ये कहा कि अब बात आ ही गई है तो हम यहाँ कह देते हैं कि जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। हम भटक रहे हैं बच्चों, वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? जब बात आ ही गई है तो लिख देते हैं। पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा, अच्छा तीसरा है पृथ्वी, पांचवा आकाश। हम टॉपिक से बच्चों थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन अब जब आध्यात्म की ओर बढ़ ही गए हैं तो थोड़ा इतना भी सुन लीजिए। तभी तो आप, एक पुस्तक है पंच तत्व की कहानियाँ, जो किसने लिखी है बच्चों? विष्णुदत्त शर्मा ने। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो पंच तत्व की कहानियाँ का मतलब प्राणियों की कहानियाँ है। कणाद ऋषि ने ये माना था कि जो प्राणी हैं वो इन 5 तत्वों से मिलके बने हैं। इस बात को भूल जाइए, हम लौट के आते हैं फिजिक्स पर। तो कणाद ऋषि ने भी ये स्वीकार किया था कि इस ब्रह्मांड का जितना भी मटेरियल है, जितना भी पदार्थ है, वो निरवयव सूक्ष्म कणों से मिलके बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि बच्चों के हमारे ऋषि मुनि भी पीछे नहीं थे वैज्ञानिकों से। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सन 1803 की। जिज्ञासा थी वैज्ञानिकों के मन में कि ये पदार्थ कैसे मिलके बना है। तो सन 1803 में जॉन डाल्टन, मैं उच्चारण थोड़ा गलत कर गया बच्चों, जॉन डाल्टन ने, नाम क्या है वैज्ञानिक का? जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया बच्चों, एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो डाल्टन ने ये बताया बच्चों, बात समझ रहे ना आप, सन 1803 की बात कर रहे हैं। तो आज से कितने साल पहले की बात होगी। पहले हम नहीं जानते थे। अभी आप जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, कि पदार्थ जिससे मिलके बना है, कि नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उस समय नहीं पता था कुछ, उस समय की बात कर रहे हैं, सन 1803 की बात कर रहे हैं बच्चों। आज से कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए। इस समय क्या चल रही है बच्चों? 2021, और हम बात कर रहे हैं 1803 की। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 11 में से 3 घटाए 8, यहाँ बचा
1 और 9 में से 8 गया, 118 साल पहले की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 118 साल पहले। समझ गए ना? तो अभी कन्फ्यूज़न है कुछ दिमाग में। हाँ बच्चों, कन्फ्यूज़न ये था, मुझे ये लगा कि ये बहुत कम वर्ष हैं, थोड़ा जल्दबाजी में बच्चों मानसिक थकान हो जाती है। पता है कॉलेज से अभी लौटे हैं, पूरे दिन के पजल, तो मस्तिष्क को भी विश्राम चाहिए, लेकिन विश्राम नहीं मिल पाया है। कॉलेज से आते ही मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दिमाग थका हुआ है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तभी तो मैं रुक गया कि 118 साल कैसे बचेंगे। तो देखो 11 में से 3 गया 8, 1 बच गया, 10 में से 8 जाएंगे, 2 ही तो बचेंगे बच्चों। मैंने कहा इतना कम समय कैसे हो गया। तो 218 वर्ष पहले की बात है, तब हम परमाणु की स्ट्रक्चर नहीं जानते थे बच्चों। उस समय जॉन डाल्टन ने, डाल्टन कह जाता हूँ, डाल्टन कहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो डाल्टन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया और उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ, अब इनके मॉडल की बात हो रही है। देखो सन बाय क्रम से पढ़ते चलेंगे तो आनंद आएगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, वहाँ तक पहुँच तो जाएं। हमें किसी से मुलाकात करनी है, छत पर बैठा हुआ है, तो उतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना तो पड़ेगा, तब बातचीत शुरू करेंगे। तो देखिए डाल्टन ने क्या कहा था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। और परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है। बहुत संक्षेप में बात करेंगे बच्चों, जिससे कि लेक्चर लेंदी ना हो जाए। अविभाज्य यानी शब्दों का फेर, अभी निरवयव कहा, अब कह रहे हैं अविभाज्य है, यानी उसके फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते। परमाणु सबसे छोटी इकाई है जिनसे मिलके पदार्थ बना है। तो उन्होंने एक बात और कही थी, अब सुन लें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि प्रत्येक पदार्थ का, मतलब किसी भी पदार्थ का, कोई एक पदार्थ है, जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, तो इस चौक के जितने भी परमाणु होंगे वो सब एक जैसे होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि एक ही पदार्थ के, किसके? एक ही पदार्थ के, एक ही पदार्थ का मतलब, जैसे मैं इस चौक की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी दुकान से ख़रीद के लाया हूँ, ये चौक जिन परमाणुओं से मिलके बनी है, उसमें जितने परमाणु हैं सबके एक जैसे गुण होंगे, यानी आइडेंटिकल होंगे, एक समान होंगे। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु, एक ही पदार्थ के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी एक ही पदार्थ के सभी परमाणु एक जैसे होंगे बच्चों, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे लक्षण, सारे गुण एक जैसे होंगे, ये डाल्टन ने बताया था। ठीक है, एक तस्वीर उन्होंने जो प्रस्तुत की थी कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, सूक्ष्मतम कण से, जो अविभाज्य है, उससे छोटा टुकड़ा नहीं मिल सकता, उसको हम तोड़ नहीं सकते, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और एक ही पदार्थ के, जैसे लोहा, चाहे मेरे घर में लोहा रखा हो, चाहे आपके घर में लोहा रखा हो, लोहा लोहा एक ही पदार्थ हुआ, उसके जितने भी एटम्स हैं, जितने भी परमाणु हैं, सब एक जैसे होंगे, ये बात कही थी। और ये भी कहा था कि भिन्न भिन्न पदार्थों के या भिन्न भिन्न तत्वों के, केमिस्ट्री की भाषा में पहुंच जाएं तो तत्व, यौगिक, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। वो बात अब मैं लिख नहीं रहा, चाहे लिख देता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो डाल्टन ने क्या कहा था बच्चों, कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों या भिन्न भिन्न पदार्थों से मतलब है कि जैसे मेरे पास ये चौक है बच्चों, और मैं घड़ी भी पहने हूँ,
तो इसके परमाणु और इसके परमाणु अलग अलग होंगे, क्योंकि तत्व यानी पदार्थ बदल गए। ये डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, ये प्लास्टिक है, ये खड़िया है, ये चौक खड़िया से मिलकर बनी है। तो चौक के जितने परमाणु होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन चौक के और इस प्लास्टिक के, बच्चों जो इस घड़ी की बेल्ट है वो प्लास्टिक की है, इसके परमाणु और इसके परमाणु अलग अलग होंगे, ये उन्होंने कहा था। तो इस मॉडल को बच्चों लगभग 100 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 100 वर्षों तक ये माना गया बिल्कुल सही। आंख बंद करके विश्वास कर लिया लोगों ने कि डाल्टन साहब सही बात कर रहे हैं, कोई गलती ही नहीं है, मानते रहे सही है। लेकिन हुआ क्या, जगह कम है, आगे की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो आगे हुआ क्या बच्चों, जैसे मैंने ये एक पदार्थ लिया, कोई एक तत्व है, मैंने इसको ऐसे बना दिया, एक तत्व है ये, मान लो ये मेरे हाथ में जो चौक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने उसका संकेत बनाया है। तो इसके अंदर जितने परमाणु होंगे सब कैसे होने चाहिए, जैसे ये जिन परमाणुओं से मिलके बना है वो सब एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे। यही तो कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने गुण हैं वो एक जैसे होते हैं। लेकिन जैसे ही समस्थानिक की खोज हुई, आगे पीछे हो सकती है बात लेकिन समझते चलें, समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों कि एक ही पदार्थ के यानी एक ही तत्व के, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन प्रकृति में 3 प्रकार से पाई जाती है। उसका एक रासायनिक सूत्र 1H1, 1H2, 1H3, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, 3 प्रकार के परमाणु पाए गए। इसको प्रोटियम कहा गया बच्चों। मुझे लग रहा है आपको समझाने के चक्कर में आज कहीं भूमिका भी ख़त्म हो पाएगी या नहीं। प्रोटियम और इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, और ये ट्राइटियम। बात गलत हो गई डाल्टन साहब की, उन्होंने तो कहा था कि एक जैसे होंगे, लेकिन हम बात हाइड्रोजन की कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप हो गए बच्चों, 1H1, 1H2, 1H3, तीनों अलग अलग प्रकार के हो गए। अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ऐसी ऑक्सीजन की बात करें, अब जल्दी जल्दी बताते हैं। ऑक्सीजन के भी 3 प्रकार के आ गए, 8O16, 8O17, 8O18। क्लोरीन की बात करें, Cl की, क्लोरीन की बात करें तो Cl1735, ये अलग, और एक 17Cl37, 17 नहीं दिख रहा, 17। ये समझाने के लिए है कि बस नोट नहीं करना जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तो देखें, एक ही तत्व, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर 3 प्रकार के एटम आ गए, प्रोटियम आ गया, ड्यूटीरियम आ गया, ट्राइटियम आ गया। जबकि डाल्टन क्या कह रहे थे कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होंगे, लेकिन यहाँ अलग हो गए। यानी डाल्टन साहब की बात गलत हो गई। एक बात गलत हुई। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे। जैसे एक तत्व ये है और एक तत्व ये है, यानी एक तत्व तो ये है, अलग अलग तत्व हैं। जैसे ये लोहा है, ये प्लास्टिक है, या ये लोहा है, ये सोना है, या ये सोना है, ये चांदी है। तो उन्होंने कहा ये अलग अलग होंगे, इसका अगर ऐसा परमाणु है तो इसका ऐसा होगा, अलग अलग होंगे। लेकिन बच्चों ये बात भी गलत हो गई। कैसे? कि समभारी की खोज हुई। किसकी? समभारी, भिन्न भिन्न तत्व। ये आगे आप पढ़ेंगे, अभी आपको सिर से ऊपर गुजर रहा होगा बच्चों, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आगे चल के। लेकिन शायद आप ये पढ़ चुके हों, समस्थानिक समभारी, केमिस्ट्री भी तो पढ़ते हैं। समभारी क्या? ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु
जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समभारी। तो यहाँ क्या हुआ कि तत्व भिन्न भिन्न थे लेकिन लक्षण एक जैसे थे। भिन्न भिन्न तत्वों के होते हुए भी भार में तो समानता आ गई, द्रव्यमान संख्या में समानता आ गई। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे अभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे एक सेकंड बच्चों, अभी लिखते हैं। तो बच्चों देखें, मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, मतलब 2 एग्जांपल लिखे हैं। तो यहाँ देखें, जैसे कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है 20 है और आर्गन का 19 है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं देखिए दोनों की सेम हो गई। ये चीज़ आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं बच्चों, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, लेकिन यहाँ फिजिक्स में भी पढ़ेंगे जब नाभिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद नाभिक का चैप्टर है, तो वहाँ ये सब बातें डिटेल में बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ उस बात का खंडन किया जा रहा है, जैसा कि डाल्टन साहब ने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन यहाँ द्रव्यमान संख्याएँ तो समान हो रही हैं, सभी लक्षण तो अलग अलग नहीं हुए। कैल्शियम और आर्गन की बात करें तो इसकी द्रव्यमान संख्या 40 और आर्गन की भी 40, तो ये दोनों हो गए समभारी। सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो सोडियम में भी 24 है द्रव्यमान संख्या और मैग्नीशियम में भी 24 है बच्चों। ठीक है ना। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ट्राइटियम की बात करें 1H3 और 2He3, हीलियम का भी एक आइसोटोप होता है समस्थानिक, 2He3 यहाँ भी देखें बराबर हो गए। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि इस बात का भी खंडन हो गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु सभी गुणों में भिन्न भिन्न होंगे, ये बात भी गलत हो गई। यानी जो डाल्टन्स थ्योरी थी वो संदेह के घेरे में आ गई और अमान्य हो गई बच्चों। फिर क्या हुआ, ये हटा दें इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे ध्यान बनी रहेगी। इसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी। बच्चों देखो कितनी अच्छी कहानी चल रही है। आज भूमिका वाले टॉपिक में हम कहानी सुना रहे हैं आपको, अभी इस टॉपिक तक तो पहुँचे ही नहीं है। अभी 2 सीढ़ी चढ़ पाए हैं बच्चों, अभी 5 सीढ़ी चढ़नी है, तब पहुँचेंगे इस टॉपिक पर। लेकिन बोर ना हो, कहानी को बड़े चाव से सुने। हाँ बच्चों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक कहानी हमने कहाँ तक पढ़ी बच्चों? पहले कणाद ऋषि की बात पढ़ी, फिर जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा कि डाल्टन साहब परमाणु के बारे में क्या कह रहे थे, पदार्थ कैसे बने, क्या कह रहे थे। अब उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है सन 1897 में। अच्छा, अभी मैं लिख दूं, आपको याद बनी रहेगी। अभी बात किसकी की थी? सन 1803 में। ये किसने की थी बच्चों? डाल्टन ने। डाल्टन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था, ये लगभग 100 वर्षों तक चलता रहा, सही माना जाता रहा। लेकिन बच्चों सन 1897, इसमें से इसे घटाओगे तो 94 साल बचे। शुरुआत कर रहे हैं ये, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई नई बात बता दी, मतलब इस मॉडल को अभी फेल नहीं किया है। लेकिन 1897 में तो इसमें से घटाओगे तो 94 साल बची बच्चों, तो वो 100 वर्षों की लपेट में ही तो आ गई। तो 100 वर्षों तक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था वो सही माना जाता रहा था। तो सन 1897 में जे थॉमसन ने क्या किया बच्चों? जब वो विसर्जन नलिका में प्रयोग कर रहे थे गैसों का डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट विसर्जन नलिका में, तो उस समय उन्होंने किसकी खोज की थी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी, कैथोड किरणों की खोज की थी बच्चों। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। भले ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था, बस ये पता चल गया था कुछ ऋणावेशित कण होते हैं जिनको बाद में क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज कब होगी बच्चों? सन 1897 में। और ये भी पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण हैं। कैसे कण हैं? ऋणावेशित। इनका द्रव्यमान भी कैलकुलेट किया गया, इन पर आवेश कितना होता है वो भी कैलकुलेट किया गया। वो आप जानते हैं कितना आवेश होता है, वो सब चर्चा ऐसे करेंगे तो पता लगा ये वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो जे थॉमसन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज की
और इलेक्ट्रॉन था ऋणावेशित। लेकिन पदार्थ होता है बच्चों उदासीन। जो पदार्थ है, जो मैटर है या जो परमाणु है जिनसे वो मिलके बना है, पदार्थ किससे मिलके बना है? परमाणुओं से। और परमाणु कैसा होता है बच्चों? उदासीन, यानी उस पर कोई आवेश ही नहीं होता। यहाँ पर ये बात गलत सिद्ध हो गई कि डाल्टन साहब ये कह रहे थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु से भी छोटा है, ठीक है ना, बात समझना। और उस पर भी ऋणावेश है, और जो परमाणु है वो उदासीन है। इसका मतलब जे थॉमसन साहब ने ये सोचा कि कोई भी चीज़ उदासीन कब हो सकती है। जैसे बच्चों -4 को, जैसे ये आवेश है -4 कूलाम, इसको हमें शून्य करना है। इसका मतलब जिस जगह -4 कूलाम आवेश है वहाँ +4 भी होना चाहिए, तभी तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज 0 आएगा। तो जे थॉमसन ने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है लेकिन परमाणु उदासीन है, इसका मतलब उस परमाणु में धनावेश भी है। यही विचार करके सन 1898 में उन्होंने भी एक परमाणु मॉडल दे दिया। सन 1898 में क्या आया बच्चों? एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, या थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं, कैसे भी लिख लो, लिखने का फ़र्क है। या मैं हिंदी में लिख दूं थॉमसन या टॉमसन भी लिख सकते हैं बच्चों, पढ़ने का तरीका है। थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसको पढ़ेंगे बच्चों। अभी क्या पढ़ा था? डाल्टन का परमाणु मॉडल। ये परमाणु को बच्चों है क्या, ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, ये प्रेक्षणों पर, प्रयोगों पर आधारित हैं, कल्पनाओं पर आधारित हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं। तो सन 1898 में थॉमसन का परमाणु मॉडल आया बच्चों। तो थॉमसन ने ये कहा कि जो परमाणु है वो तरबूज की तरह है। जैसे आपने वाटरमेलन देखा है बच्चों, तरबूज की तरह है। जैसे ये तरबूज को मैंने काट दिया बच्चों, ये तरबूज है और मैंने इसको आधा काट दिया, तो आप क्या देखते हैं बच्चों, ये बताइए कि तरबूज में गूदा होता है और बीच बीच में बीज होते हैं। तरबूज के बीज बीच बीच में होते हैं। तो थॉमसन साहब ने ये कहा कि जहाँ गूदा है वहाँ धनावेश है। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर हैं? जहाँ पर तरबूज में बीज होता है। यानी गूदे की जगह तो हो गई धनावेश, और इलेक्ट्रॉन बच्चों भी बताए थे मैंने ऋणावेशित होते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका था। तो जो बीज होते हैं तरबूज में, ठीक उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी होगी जिससे कि इसमें जितना धनावेश है वो उसके बराबर हो जाए और उदासीन कर दे। समझ गए बात? बड़े ध्यान से समझना कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी किसी तरबूज में कितने बीज होंगे। तो इस तरबूज के अंदर इतने बीज होंगे, अर्थात इस परमाणु के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कि उनका ऋणावेश इस गूदे के स्थान पर जो धनावेश है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उदासीन कर दे। जैसे -4 और +4 ने उदासीन करके 0 कर दिया था, यानी कोई आवेश नहीं रहा था। तो इस बात को बुक्स में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जैसे ये परमाणु है बच्चों। अब साइड व्यू मतलब फ्रंट व्यू देख लें कि जगह जगह तो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। और ये जो खाली जगह है वहाँ पर क्या है बच्चों? इस खाली जगह पर क्या है? ये जो गूदा है तरबूज का, तरबूज कह देते हैं बच्चों, लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं? परमाणु की। तो इसमें जैसे तरबूज में गूदा होता है वैसे ही बाकी की जगह क्या होता है? धनावेश। ये कहा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जगह जगह
बीजों की भांति सेट हैं, व्यवस्थित हैं। तो ये रहा थॉमसन का परमाणु मॉडल। और बच्चों इस मॉडल को क्या कहा गया था पता है आपको? मैं यहाँ लिखता हूँ, तो सॉरी बच्चों, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, इस मॉडल को नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल। किसको? रदरफोर्ड के सॉरी बच्चों, वहाँ पहुँच गए। थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या नाम दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि तरबूज की संरचना पर आधारित था बच्चों। और शायद हो सकता है कि थॉमसन साहब को तरबूज ज़्यादा पसंद हो। बच्चों मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फ्रूट है तरबूज। आनंद आ जाता है तरबूज का मीठा स्वाद खाकर। तो चलिए खैर, ये फालतू बातें हो गई। तो देखें, इस मॉडल के आधार पर भी आप समझ गए। इससे क्या पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। यहाँ ये पता चल गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और धनावेश भी होता है, यानी अविभाज्य नहीं है। इनको अलग अलग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं, यहाँ से टुकड़े कर सकते हैं उसके। गूदा एक तरफ, आप तरबूज खाते हैं तो क्या करते हैं? अलग अलग ही तो कर देते हैं, बीज निकाल देते हैं, गूदा खा जाते हैं, यानी अलग कर दिया ना आपने। तो डाल्टन साहब की बात गलत हो गई कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु भी किन्हीं न किन्हीं से मिलके बना। अभी आपको पता है कि सर हम तो जानते हैं आप क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों हम पहले तो नहीं जानते थे, वहाँ से चल के आ रहे हैं कि जो परमाणु है आज हमें पता है कि अरे सर परमाणु में नाभिक होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो बेटा आज ही तो पता है, पहले तो पता नहीं थी। कब की बात कर रहा हूँ? 1898 में इन्होंने ये मॉडल दिया था। तो इस मॉडल की सफलताएं भी थी और इसकी असफलता के कारण भी थे। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं सफलताएं लिखूंगा कि ये मॉडल सही क्यों रहा और गलत क्यों हो गया, उसका भी तो फैसला करना है, सही और गलत का। जैसे कोर्ट में मुजरिम को सही और गलत ठहराने के लिए वकील लाए जाते हैं बच्चों, तो आज वो तथ्य प्रस्तुत करेंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों थॉमसन साहब ने जो मॉडल दिया था एटम के बारे में, उसकी जो सफलताएं थीं उनको लिखते हैं। देखो इस मॉडल के आधार पर जो उस समय ज्ञात परिघटनाएं थीं उनकी व्याख्या हो गई। जैसे किस किस की? तापानिक उत्सर्जन की व्याख्या हो गई। तापानिक उत्सर्जन का मतलब वस्तु को गर्म करो, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर। तो तरबूज के अंदर जो बीज हैं, मतलब किसी पदार्थ को गर्म करने से, किसी धातु को गर्म करने से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये तापानिक उत्सर्जन है। बच्चों पीछे आप पढ़ के आए हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, वहाँ मैंने डिटेल में चर्चा की थी, तो शॉर्ट में बात करूँगा। तापानिक उत्सर्जन में क्या था कि किसी पदार्थ को गर्म करें तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, और धातु की बात हो रही है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी व्याख्या हो गई, क्योंकि हम तरबूज खाते हैं तब भी तो कार्य करते हैं, ऊर्जा देते हैं। हम गर्म कर रहे हैं तो ऊर्जा ही तो मिल रही है। हमने क्या किया कि बीज को पकड़ा, बाहर निकाल के फेंक दिया, तरबूज से बाहर ऊर्जा दे दी ना। हमने कार्य किया, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। कार्य और ऊर्जा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? तो तापानिक उत्सर्जन की सफल व्याख्या हो गई बच्चों इस मॉडल के आधार पर। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की भी व्याख्या हो गई। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसकी भी सफल व्याख्या हो गई इस मॉडल के आधार पर। जो आयनीकरण होता है बच्चों, आयोनाइजेशन, आयनीकरण, उसकी भी सफल व्याख्या हो गई। तापानिक उत्सर्जन यानी थर्मोआयनिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आयोनाइजेशन, इन तीनों घटनाओं की बच्चों इस मॉडल के द्वारा व्याख्या हो गई, तो सफलता हो गई। लेकिन बच्चों बड़े दुख की बात है कि ये फेल भी हो गया। फिर कहते हैं ना कि शुरू में तो बड़े चौके छक्के मार रहे थे, लेकिन जब जीत की ज़रूरत थी तो लास्ट के डेथ ओवर्स में जा कर के आउट हो गए। तो असफलता क्या थी बच्चों? असफलताएं, मतलब ये मॉडल क्यों फेल हुआ? असफलताएं क्या थी बच्चों?
एक तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इंग्लिश में लिखता हूँ बच्चों, बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो, समझ जाएंगे आप, इतना तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए कि जब वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम देखा, वर्णक्रम देखा, तो उसमें बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन इस मॉडल के आधार पर एक ही रेखा आनी चाहिए थी, तो वो फेल हो गए। ये मॉडल इस घटना की व्याख्या करने में क्या हो गया बच्चों, असफल। ठीक है, और ये जो टॉपिक है अभी पढ़ाया नहीं है, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उससे जो प्रेक्षण आए थे, यानी जब वो प्रयोग कर रहे थे तो ये हुआ कि वो हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब ये मॉडल नहीं दे पाया। यानी अल्फा कण, अल्फा को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षणों की व्याख्या नहीं कर सका। फेल हो गया। बहुत अच्छे चल रहे थे, बड़ी एनर्जी के साथ, बड़ा आनंद आ रहा था, इन घटनाओं की व्याख्या हो गई। लेकिन बच्चों 3 काम अच्छे कर दो, 2 काम खराब कर दो तो वो खराब ही माना जाता है। तो ये गड़बड़ हो गई, इनकी व्याख्या ही नहीं हो पाई। इसका मतलब इस मॉडल में क्या है बच्चों, इस मॉडल में क्या है, कमी है। ओके, तो ये असफलता हो गई। ठीक है, अभी बात करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से थॉमसन का परमाणु मॉडल भी गलत साबित हो गया। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब चलते हैं सन 1906 में क्या हुआ। सन 1906 में बच्चों अर्नेस्ट रदरफोर्ड, देखो नाम आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे सर वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक जाना था। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग करने में व्यस्त थे। सन 1906 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहाँ बिजी थे बच्चों, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, इसमें व्यस्त थे बच्चों। अब ये कौन थे बच्चों, ये भी बता दें। ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे बच्चों, ये जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, शोध छात्र। ये कौन थे बच्चों, रदरफोर्ड, जो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, गुरु के मॉडल को गलत सिद्ध करते हुए आगे बढ़े। इन्हीं के चेले थे बच्चों। किनके, स्टूडेंट ऑफ एक्स पीएचडी, रिसर्च स्टूडेंट, शोध छात्र थे। ठीक है ना, भूतपूर्व, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, भूतपूर्व शोध छात्र थे। किनके, जे थॉमसन के। ऐसे लिख दें, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे, ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ी बात तो गलत हो जाएगी, यहाँ इंग्लिश लिख रहा हूँ, जल्दी हो जाएगी। जे थॉमसन के भूतपूर्व शोध छात्र थे बच्चों। ये तो कहानी सुना रहे हैं तो थोड़ा परिचय भी करा देना चाहिए। तो थॉमसन के ही एक्स शोध छात्र जो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वो क्या कर रहे थे, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर रहे थे। लेकिन बच्चों उस प्रयोग में जो रिज़ल्ट आ रहे थे वो ढंग से उसको न तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, न समझ पा रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट बच्चों एक बार में नहीं हो जाता। फिर उन्होंने क्या किया, किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही क्या काम किया कि इन्होंने भी अपने 2 शिष्यों को काम पे लगा दिया कि बच्चों मैं दूसरे काम में बिजी हूँ। सेटअप तैयार कर दिया कि ऐसे ऐसे प्रयोग करो। किस किस को लगाया, हैंस गायगर तथा अर्नेस्ट
मार्सडन। कहानी अच्छी लग रही है बच्चों, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। मार्सडन, गुरु चेले आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब गुरु चेलों की लड़ाई बढ़ रही है, परमाणु की नाविक की खोज हो रही है। तो देखें, थॉमसन के स्टूडेंट कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट प्रस्तावित करके किसको सौंप दिया? अपने स्टूडेंट हेंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन को। अब बच्चों ये जो वैज्ञानिक के नाम आप पढ़ रहे हैं, ये उस समय बच्चों लगभग इनकी उम्र 20 वर्ष रही होगी। कितनी? 20 वर्ष। आप सोचें, कल्पना करें कितने मेहनती होते हैं ये लोग। बीएससी भी पूरी नहीं कर पाए थे, ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं मिली है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उस समय रदरफोर्ड ने कितना विश्वास किया इन दोनों पर और अपना प्रयोग प्रस्तावित करके उनको करने के लिए सौंप दिया कि बच्चों इस प्रयोग को करते रहो, जो रिजल्ट आए, जो प्रेक्षण सॉरी बच्चों, जो प्रेक्षण निकल के आए हम उनको देखेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। ऐसा होता है ना बच्चों, ठीक है ना। ये कब काम सौंपा उनको? ये कब सौंपा? 20, आप ये मत समझना 20 वर्ष बाद, मैंने 20 वर्ष लिख दिया, मैंने ये इनकी उम्र लिखी है, हेंस गाइगर। अब गाइगर बच्चों आपको इंग्लिश की किताब में ऐसे लिखा मिल जाएगा, GIEGER। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर गाइगर, इसको गाइगर पढ़ेंगे। बच्चों वैज्ञानिक जितने विचित्र होते हैं उनके नाम भी बड़ा विचित्र होते हैं, उनको उच्चारित करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि किताब में गाइगर की जगह कहीं क्या लिखा मिल जाएगा? गीगर तथा मार्सडन प्रयोग। ये जो प्रयोग रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया, अपने स्टूडेंट्स को सौंप दिया कि बच्चों ये प्रयोग करो, उनके नाम क्या हैं? हेंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन। तो इंग्लिश में लिखें तो गाइगर को ऐसे लिखेंगे, अब कोई इसको गीगर भी पढ़ सकता है। थोड़ा चुटकुला सुना दें, कोई कहेगा गीजर, वही जब सर्दियां पड़ती हैं तो गीजर चला के गरम गरम पानी निकाल के नहा लेते हैं। सॉरी बच्चों, मेरा उद्देश्य मतलब इंसल्ट करने का नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नाम में मत जाइए, कि नाम को तो हम कैसे ही पुकार सकते हैं, व्यक्ति वही रहेगा चाहे हम उसको कैसे ही पुकारें। श्रेय तो इनको जा ही रहा है, गाइगर या गीगर या अर्नेस्ट मार्सडन को, ठीक है, मार्सडन। तो इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को किया जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? तो आ गई कहानी। ये कब किया बच्चों? हाँ, सन लिखना तो भूल गए, सन 1911 में। सन 1911 में इन दोनों ने क्या किया था बच्चों? एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। किनके कहने पर? रदरफोर्ड साहब के कहने पर। किनके सुझाने पर? रदरफोर्ड साहब के सुझाने पर। सेटअप किसने तैयार किया? रदरफोर्ड साहब ने। व्यस्तता की वजह से उनको काम सौंप दिया कि बच्चों इस प्रयोग को करिए। तो बच्चों हम पहुंच गए। तो आज लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, हमारा उद्देश्य था कि इसको पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम यहीं तक पहुंच पाए कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब बात समझ में आ गई, कहानी कैसे आगे बढ़ी कि 1803 में डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, यहाँ मैंने हटा दिया है। फिर 1898 में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, वो भी गलत साबित हुआ। डाल्टन साहब का भी गलत साबित हुआ। फिर रदरफोर्ड अपना मॉडल देने जा रहे हैं। उस मॉडल को एक मूर्त रूप देने से पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले उसकी चर्चा करेंगे कि रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स गाइगर और मार्सडन से क्या प्रयोग करवाया था, पहले उसको देखें। फिर उससे क्या ऑब्जर्वेशंस मिले थे, क्या प्रेक्षण मिले थे, उनका अध्ययन करेंगे। उससे फिर उन तथ्यों से जो निष्कर्ष निकला वही बन गया था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। तो बच्चों आज क्या रहा? भूमिका रही। आज हमने केवल ये समझा, अच्छा यहाँ लिखा है बच्चों ऊपर, वो कहानी लिखी है, 1803 में डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन साहब ने। फिर इनके शिष्य जो थे रदरफोर्ड, उन्होंने एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और किससे करवाया? हेंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन जो इनके स्टूडेंट्स थे।
कैसे स्टूडेंट? जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। तो देखा बच्चों कितने ब्रिलियंट, कितने लगनशील लोग हुआ करते थे। और आप क्या चाहते हैं? इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं सर, कहीं से नकल मिल जाए, कुछ प्रेरणा लो। नकल करने से कुछ नहीं। आज इनका नाम आप बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स के नाम भी आ रहे हैं, गुरु के साथ उनके शिष्यों के नाम भी आ रहे हैं। रदरफोर्ड किन के शिष्य? थॉमसन साहब के। रदरफोर्ड के शिष्य गाइगर और मार्सडन, नाम आ रहे हैं बच्चों। तो गुरु के साथ मेहनत करना सीखो। जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी बात को सुनो, समझो, सीखो, सहयोग करो, हमारी हेल्प भी करवाओ जैसे इन लोगों ने की। तो चलिए बच्चों, सन 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो आज हमने बच्चों कौन सा टॉपिक पूरा कर लिया? भूमिका 12.1। बात 5 मिनट की थी, लेकिन कहानी बहुत लंबी हो गई। लेकिन उम्मीद है कि कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों कल के लेक्चर में इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद कि आपने मेरा ये वीडियो लगातार बिना रुकावट के, बिना वीडियो को पॉज करके देखा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।